नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे प्रभावी एडिशन यानी आर पार का वीकेंड एडिशन। और आर पार के इस वीकेंड एडिशन में मेरे युवा मित्रों का एक बार अभिनंदन है। विपक्ष की सियासी अग्नि परीक्षा का अगला मैदान तैयार हो गया है और यह सियासी मैदान है बिहार का, जहां की पूरी राजनीति जाति और सोशल इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमती है। किसी ने मुस्लिम प्लस यादव वाला समीकरण बनाया यानी MY समीकरण, तो कोई महादलित वाला एंगल खेल गया। हालांकि ये सारे वही मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष महाराष्ट्र से हरियाणा तक मात खा चुका है। तो प्रश्न है, सवाल है, क्या बिहार में विपक्ष की स्ट्रैटेजी चेंज होगी? क्योंकि चंद महीने पहले तक जातिगत जनगणना का ढोल पीटने वाले तेजस्वी यादव भी अब इस मुद्दे पर ज्यादा वोकल नहीं है और राहुल गांधी तो बिहार में जाति वाले सर्वे को फर्जी बता चुके हैं और जो खुद उन्हीं की गठबंधन वाली सरकार में हुआ था। तो क्या इस बार बिहार के चुनाव में जाति धर्म का जोर दिखेगा या विकास पे फोकस रहेगा? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कांग्रेस, बीजेपी, राजद, सपा के मेहमानों के बीच जेडीयू के मेहमान भी हमारे साथ होंगे इस बड़ी चर्चा में। आर पार के इस सुपर डुपर एडिशन में आपका अभिनंदन है, क्योंकि पिच तो सियासी है लेकिन गेंदबाजी जातिगत और धर्म वाली है। क्रिकेट की भाषा में आप समझेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का दौर चल रहा है। पिच तो सियासी है लेकिन जो गेंदबाजी है वो जातिगत और धर्म वाली है। इसी में आपका स्वागत है। जाति और धर्म पर सियासी मामला गर्म है। सबसे बड़ी तल्खी बिहार में दिख रही है, जहां का चुनाव मुद्दों से ज्यादा जाति वाले समीकरणों पर लड़ा जाता है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। ओल्ड मॉडल। तुम 36 वर्ष के हो, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी नई हुंकार भर दी है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। इन सब के बीच औरंगजेब और मुगलों पर भी सियासी हंगामा जारी है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं। छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के बयान पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया है। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जाति धर्म का दाव ही चुनाव की धुरी बन गया है। इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है बहस के एजेंडे का। आइए आपको बता देते हैं, MY का तिलिस्म और लालू का जादू क्या इस बार चल पाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों से विपक्ष ने क्या बड़ा सबक लिया है, दिल्ली भी इसमें शामिल है।
क्या एनडीए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करता है, जैसा बार बार आरोप लगाया जाता है? और क्या विपक्ष की तैयारी पर जाति धर्म वाला खेल भारी पड़ जाएगा? स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर और यह बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर पाशा हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा साहब हैं, नेता हैं जेडीयू के। जोरदार तालियों के साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, 10-10 सेकंड में 5-5 जवाब आएंगे अजय आलोक और अखिलेश जी से, यानी कांग्रेस और बीजेपी से। पहले बीजेपी प्रवक्ता की बारी। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। ध्यान से सुनिए सवाल को, 10 सेकंड में जवाब। निसंदेह नीतीश के नेतृत्व में सरकार चल रही है, नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है चेहरा वही रहेंगे, इसमें कहां है। 2 सेकंड में जवाब। जी, कांग्रेस से। कांग्रेस बिहार में छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, कंफ्यूजन क्यों है? अखिलेश जी 10 सेकंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा हमारे गठबंधन का। छोटा बड़ा भाई कौन है? कांग्रेस छोटा भाई है या बड़ा भाई है? जिसकी संख्या बल ज्यादा होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी का कोई भी चुनाव बिना धर्म के नहीं हो पाता, बिना हिंदुत्व के नहीं हो पाता। 10 सेकंड में जवाब। हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व छोड़ दे उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जाति वाली पॉलिटिक्स की काट हिंदुत्व है। 10 सेकंड बीजेपी की। नहीं, देखिए, हम जाति जनगणना की बात इसलिए करते हैं कि अभी तक जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसमें उसका अंदाजा तो लगेगा कि कितना क्या लाभ मिला, फिर आगे हम क्या और लाभ कितना और किसको देनी है, कितना हिस्सा, कितना उनको कौन सी सुविधा और प्रदान करनी है। जी। तो उसका एक आंकड़ा होगा तो सरकार, कोई भी सरकार 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। ओके, औरंगजेब वाला एजेंडा आपको सूट करता है? औरंगजेब वाला एजेंडा आपको सूट करता है? हमें बिल्कुल सूट नहीं करता है, ना इस देश के मुसलमानों को सूट करता है। जी, इस देश का मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं है, जैसा इन नेताओं और इन पॉलिटिकल पार्टी से बना रखा है। ठीक है, रेडिक्यूल करिए औरंगजेब को, कंडेम औरंगजेब, हिम्मत है इनमें। ओके, मैं रुक करता हूं आपका। क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन के दल आपको कई बार फंसा देते हैं और गठबंधन के दलों को एडजस्ट करने के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान हो जाता है? आपने दिल्ली में आपको एडजस्ट किया, आपको नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे को एडजस्ट किया, आपको नुकसान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग मिलके लड़ते हैं और अच्छा बुरा दोनों चुनाव परिणाम जो आते हैं वो जनता जनार्दन के मैंडेट पे होता है और उसको हम स्वीकारते हैं। जो कमियां होती हैं उसको आगे सुधार करके लड़ेंगे। और इस बीजेपी का अंतिम समय चल रहा है, बिहार में भी ये सत्ता में आने वाले नहीं। बिहार में आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, आपको क्यों लगता है आप सत्ता में आएंगे? 10 सेकंड। 2025 225 उससे नीचे ना होगा। कांग्रेस का खाता खुल जाए ना, इस बार मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन 400 पार भी आपने कहा था, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल। लेकिन बिहार की हवा थोड़ी अलग है। हवा थोड़ी अलग है। ओके। क्या आपको लगता है कि गठबंधन के दल कांग्रेस को कम करके आंक रहे हैं? कांग्रेस की हरियाणा और दिल्ली और महाराष्ट्र में बुरी हार के बाद कोई हमारा गठबंधन का साथी कोई एक दूसरे को कम करके नहीं आंकता है। बिहार में तो पहले जिसके ये बता रहे हैं नीतीश जी जिसके बता रहे हैं, नीतीश जी का तो खुद ही कह चुके हम अगले बार नहीं रहेंगे। और ये लोग नीतीश जी का क्या करेंगे, वो महाराष्ट्र में सिंधे बनाएंगे। जी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों को लेकर आते हैं चर्चा में। मैं रुक करता हूं अब राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड़ा अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई
कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड्स डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पे भी 5 सेकंड अपनी राय आप दे दीजिएगा। नहीं, देखिए बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसकी कोई राहुल जी कह रहे हैं केंद्र सरकार कराए, तो अपने राज्यों में कराने की बात करें। ओके, अब मुझे बताइए कि एनडीए जो है वो ध्रुवीकरण की नीति पे चलता है? बिल्कुल नहीं। एक स्पष्ट मैं गिना दूंगा, आंध्र से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। मैं एक स्पष्ट मत कर दूं, बिहार के संदर्भ में ये बात सर्वविदित सत्य है कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी की जो सरकार चली उसका सिर्फ एक मूल मंत्र था, सुशासन और बिहार का विकास। जब 25-24 नवंबर को 2005 को नीतीश जी ने पहली बार बिहार की बागडोर बिहार की जनता ने उनके हाथ में दी, तो उन्होंने 3 शब्द कहा था, सुशासन सुशासन सुशासन। आज उस सुशासन का विकास दर देश में चौथे पायदान पर है। 14.27% का विकास दर लेकर बिहार, आलोक जी ने कह दिया, बढ़ रहा है। 3,17,000 करोड़ का बजट, जिसमें महिलाओं को सर्वाधिक लाभ देने की स्थिति में हम खड़े हैं। और बिहार में महिलाएं, जो नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी जो नजर रहा है महिला सशक्तिकरण पर, कि 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी है और 29% से ज्यादा बिहार में पुलिस में महिलाएं हैं, जो देश में सर्वाधिक है। तो ध्रुवीकरण हम विकास, 1 मिनट, ध्रुवीकरण हम विकास वर्सेस जो जिन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया उसके खिलाफ जरूर हैं। तो क्या बिहार उनके हाथ तो कम से कम नहीं जाएगा? मैं रुक करता हूं, आरजेडी का आपका रुख है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से कहा जाता है अभी तेजस्वी जी तो बच्चे हैं, बताइए क्या करिएगा? क्या ये ऐसे लड़ेंगे चुनाव? क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो चली है? नीतीश कुमार जी थक गए हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बिहार आज कहाँ है? 20 वर्षों की बात की गई और कर रही है भाजपा भी और जेडीयू भी। बिहार आज कहाँ है? प्रति व्यक्ति आय में हिंदुस्तान के हर राज्य से कम आय है बिहार में। प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है जी। बिहार के स्कूलों में ड्रॉप आउट्स रेट्स जो हैं वो हाईएस्ट है सबसे। ड्रॉप आउट्स रेट्स, बच्चे स्कूलों को छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके वो जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे कम है पूरे देश में इस वक्त जी। अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है। ये सब बिहार की प्रगति है क्या? यही विकास है? 20 वर्षों में यही मिला बिहार को? बिहार आज अपने आर्थिक जो संकट है, जो वहाँ क्राइम है, जो वहाँ पे करप्शन है, उससे गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है। बिहार को उस दिशा से निकालना है, उस स्थिति से निकालना है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक युवा नेता ही निकाल सकता है। युवाओं का दर्द, छात्रों का दर्द एक युवा नेता ही समझ सकता है, और वही बिहार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। जी ठीक है, युवा नेता समझ सकता है। थक चुके हैं नीतीश कुमार। मिश्रा जी जवाब 20 सेकंड के अंदर। बजट सेशन चल रहा है बिहार में। जिन लोगों ने उस तो सेशन को देखा होगा उसमें देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस बारीकी से बिहार के बजट को पेश किया और विपक्ष के आलोचनाओं को झेलते हुए उनको करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार मुस्तैदी से बिहार का विकास कर रहे हैं, आप चिंता की जरूरत नहीं है। तेजस्वी युवा है। देखिए तेजस्वी युवा हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो युवा रहे, लेकिन युवा मानसिकता में इतना ज्यादा लूट खसोट करने की व्यवस्था उन्होंने पाल के रखी है कि बिहार उनको समझता है, उनके परिवार को समझता है। आप एक बात बताइए, 20 साल से जो सत्ता बिहार में चल रही है, हस्बैंड ने वाइफ को बना दिया, ये क्यों बोला? उनके घर की प्रथा है ना। क्यों नीतीश जी ने क्यों बोला? रिपीट क्यों करा? नहीं, नीतीश जी जरूर बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई एक मुख्यमंत्री जाएगा और पत्नी को रुमाली सरकार बना के चला जाएगा। और वो पत्नी पहले कभी राजनीति में नहीं थी। एक होता है ना कि 20-25 साल राजनीति में रहती तो सीख गई। ये ठीक नहीं है। अच्छा, तुरंत मुख्यमंत्री बना देंगे कि सीख जाएंगे और बिहार को रसातल में जाने देंगे? आपको पता है जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी कितने जाति नरसंहार हुए थे वहां? भीषण बातें, नरसंहार, जाति नरसंहार। ओके, जवाब ये नहीं दे पाएंगे। जी ओके, टाइम डन। ओके सर, पाशा साहब, प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड। ये मानसिकता जो है वो महिला विरोधी मानसिकता है। अच्छा, पत्नी को बनाना महिला पक्ष में जी बिहार में
ये हमारी पार्टी को ये श्रेय जाता है कि पहला चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर बिहार को हमने दिया। ये श्रेय हमारी पार्टी को जाता है और ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे। महिला को ऐसे तो अभी भी राबड़ी जी को बना दीजिए, मौका मिले क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी आएंगी, बनेंगी वो। और बहुत सारी महिलाएं दूसरी भी हैं, उनको बनाना चाहिए। तो राबड़ी गवर्नमेंट रिटर्न भी हो सकता है अगर जीत जाए। एक सवाल का है हिम्मत बीजेपी में, है हिम्मत जेडीयू में। अब भैया राबड़ी जी भी मैदान में आ सकते हैं, बताइए अजय लोग। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस क्यों? एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? अभी राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा आप कह रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस डिग्री छुपा और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक सुनिए, मैं बस इतिहास बता रहा हूँ। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बनने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है? पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री। और सब युवाओं को मंजूर होगा, कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए। ऐसा युवा, आप सुनिए, धन्यवाद। ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, पता है क्या है? बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई नौकरी किए हुए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर पानी ढोते थे। आज तक कोई बल्ला पकड़ा या बॉल फेंका आज तक? हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ अभी तक, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का नाम ये फलाना ढिमकाना। ओबीसी का हक मार के उसको मुसलमानों के हक में किसने ट्रांसफर किया? इनके मित्र कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे दी है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है? बिल्कुल मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? जी क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे? अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे? इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से संभाजी महाराज के बारे में आर्गुमेंट बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से, और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। ओके। ये औरंगजेब, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये औरंगजेब का महिमा मंडन आपने कर दिया, और इसमें आपने, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि है? जो अबू आदमी ने बोला, बकायदा उन्होंने अपने बयान को वापस लेने का प्रयास करा, समर्थन किया। नहीं, उनका वापस लेने का प्रयास करा, फिर आपके एक सांसद ने उसका समर्थन कर दिया। अवधेश प्रसाद जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप केमिस्ट्री का सवाल पूछो, मैथ को पूछो, फिजिक्स को पूछो, ज्योग्राफी को पूछो, इकोनॉमिक्स को पूछो, इनका जवाब होता औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये करना इनका जवाब होता है। बात किस मुद्दे पर चल रही है? बात चल रही है, आपने विषय रखा जाति धर्म की राजनीति। नहीं, बिहार पे मैंने कहा, मैंने शुरू बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार की बात करता हूं। देश का संविधान कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय होना इसलिए जरूरी है कि इस देश में लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20-22 रुपये रोजाना है, और कुछ परसेंट लोग, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में, अरबों में है। तो ये जो धन का जो समान वितरण नहीं हुआ, इसकी वजह से देश में गरीबी है। कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, कुछ लोगों की जेब खाली हो जा रही है। देखिए, सामाजिक न्याय की परिभाषा मैं बताता हूं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों गांधी ओबीसी आरक्षण की फाइल पे बैठे रहे। राजकुमार भाटी के पूरे फेहरिस्त में जितने नेता हैं, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव, इसकी आलोचना आज नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय बताता हूं इनको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, नगरपाल यादव, चौपाल यादव, ना जाने कितने कितने, एक ही परिवार के पूरे लोग राजनीति में। यह है सामाजिक न्याय। लालू यादव, रुक जाइए। चौपाल यादव तो यह है सामाजिक न्याय।
लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, रोहिणी जी, ये है सामाजिक न्याय। मतलब एक ही परिवार के, एक ही जाति के लोग पहुंच जाएं, सदन हो गया सामाजिक न्याय। अति पिछड़ा को भूल गए, ये नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के विकास के साथ की यात्रा की एक झलक मैं बताता हूं। जितने भी राज्यसभा लोकसभा में लोग गए, उसमें अति पिछड़े की संख्या थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की लगातार मांग करी, उनके पुत्र भी आज मंत्री हैं सदन में, सरकार में। तो यह है उनका सामाजिक न्याय। कोई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आज बिहार यदि 14% विकास दर से ग्रो कर रहा है और अगर 94 लाख परिवारों को जातिगत सर्वे के बाद 2-2 लाख देने की योजना पर काम हो रहा है, यह है सामाजिक न्याय। ओके, परिवारवाद पर ओके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को, दोनों पे अटैक किया गया है। ओके आरजेडी, पहले आप, 1 मिनट आपका है, बोलिए। मैं ये बताऊं कि जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, आर्थिक न्याय की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी भड़क जाती है जी। भारतीय जनता सत्यप्रकाश मिश्रा की बात का जेडीयू को भी नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा की बात का जवाब, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी यादव, मीसा भारती, ये और भी कोई परिवार में मैं बता दूं, दो बहुत महत्वपूर्ण साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव। मैं आपको वो दोनों आज राजनीति से मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ कितना है परिवारवाद। कुछ नहीं है भाई, कितना परिवारवाद है। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नीतीश मिश्रा, सुनील मिश्रा, शिनुल कुमार, जयंत कुमार, संतोष सुमन, नीति नवीन, नीरज कुमार सिंह, लिसी सिंह, महेश्वरी हजारी, ये कौन है? ये सब नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। और ये सब के सब वो हैं जो राजनीतिक परिवारों से आए हुए हैं, जिनके बाप दादा राजनीतिक परिवारों में रहे हैं, जिनके राय हैं। आपके यहाँ जितना परिवारवाद है, अरे इनके यहाँ सबसे बड़ा संघ परिवार है जी। आपके यहाँ सबसे ज्यादा परिवारवाद है, संघ परिवार है आपका। मैं पूरे राजद को 2 शब्दों में कह दूं, और परिवार की बात आप न करें। देखिए, आप परिवार में लालू विश्वास यादव नहीं के समय करते, ये होती थी ससुराल। आप संघी लोग आज हो गई परिवारों है में विश्वास नहीं करते। मरद परिवार पार्टी। जो पहले है ससुराल पार्टी वो थी, साधु हमें सुभाष, संस्कार सिखाता है, और आज हो गई है परिवार मरद। बराबरी मरद सिखाता है। मतलब मीसा, आपका राबड़ी, दर्द रोहिणी, यह है, अत्ता से तेजस्वी, आपका तेज दर्द प्रताप, यह है कि मरद, आप लालू ये मर प्रसाद जाएंगे यादव इसी जी को तरह से। बर्दाश्त नहीं करते। सवाल किसका है? जी जी जी, खड़े होके पूछिए। कांग्रेस से जी, कांग्रेस से। मतलब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार हार जाते हैं लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद है। ये तो कॉन्फिडेंस भी बोलेंगे ना इसको तो। ओके बोलिए। चुनाव हार जीत जनता मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने तो राहुल गांधी से सीखना क्या चाहिए इन बच्चों को? रुकिए, हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे दुनिया में देश को ताकत बढ़ाया। नहीं रुक जाइए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया, और बाबा बागेश्वर को लेके आ गया बिहार के अंदर। श्री रविशंकर है बिहार के अंदर। ये सवाल मैं नहीं बोल रहा, आरजेडी बोल रही है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आप लोग। संघ प्रमुख भी हैं बिहार के अंदर। हाँ जी, मोहन भागवत जी। क्या हो गया? वो अपना धर्म कर्म का काम कर रहे थे, इनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है धर्म कर्म के काम से आरजेडी को? दूसरी बात, जब चुनाव आता है आरजेडी कह रही है धर्म कर्म की बात है। चुनाव में 7-8 महीने बाकी, 250 दिन बाकी, 250 दिन से पहले ही मान लिया कि 225 हम लोग जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई में भी नहीं है। राहुल गांधी, आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहते हुए मात्र 89 चुनाव, 89 चुनाव हार चुके। आपने बगल में दिल्ली है, 0 का छक्का लगा है, लेकिन कांग्रेस उनको नेता मानेगी। अच्छा, फिर आप धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए बिहार में ये सब बाबा है। हम धर्म के साथ, भाई वीरेंद्र ने भी बोला, ये बाबा तो बीजेपी के पिच पे खेलने के लिए आया है, ये बीजेपी का एजेंट है। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई राजनीतिक धर्म होता है, और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में। नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप कृपया ऑन एयर गया था। आप कृपया बोलना। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चलना है कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके बारे में। मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं।
जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हो अच्छा, स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे या 28 साल के थे? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। अभी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, ये घोर जातिवादी, घोर जातिवादी, घोर पाखंडी आदमी है। आप बताइए, हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। 250 अनुसूचित जाति की बहनों की शादी बाबा ने अपने खर्चे पे करवाई। कौन बाबा? उनको पलंग से लेके उनको एक एक चीज तोहफे में दिया। ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भगा देता है। जिस आदमी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों 20 करोड़ अनुयायी, उसके बारे में भाटी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। औरंगजेब को धर्मी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को भोले भाले लोगों के बीच में कहता है कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त का खोल रहे हैं बाबा। ऐसी बात को सहन करोगे क्या? बिल्कुल। इस देश से ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाएगा, इस देश से तर्क खत्म हो जाएगा। ऐसे बाबा किसी को भी उल्लू बना देंगे। क्या उल्लू बनाया बाबा ने? टेलीफोन पे बात करता है रावण से। अरे सर, हम उसका वीडियो देख रहे हैं। एक सेकंड, बोला मेरी रावण से बात हुई, मैंने कहा हेलो डियर रावण। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है, कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे तब से। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को करंट, आप कमाल की बात कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो काटने की बात करता हो। देश की सारी कोई भी हो चाहे। ठीक हो जाएंगी। बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ओके, बाबा इतने ही महान है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। चैलेंज देता हूं, मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, क्रूर शासक था, क्रूर था, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं बोल पाएंगे ये औरंगजेब। अरे बोल रहा हूं, कांग्रेस अबू आजमी की क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आजमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पूछो, पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से हमने हिस्ट्री पढ़ी है, अखिलेश ने समर्थन किया था, और ये हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। औरंगजेब को तो एक शासक की तरह देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा को एक धार्मिक बाबा की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए क्या क्या विचार रखे गए, चैनल उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनके करोड़ों अनुयायी हैं और हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन भावना के साथ, क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायी हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है कि औरंगजेब को तो आप कह रहे हो शासक को शासक देखना चाहिए, लेकिन यहां आपके विचार अलग हो जाते हैं। औरंगजेब ने इतने हिंदुओं की हत्या करी, मतलब शिवाजी ना होते तो कहा जाता है सुन्नत होती सबकी। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला आप औरंगजेब को अगर महान बताने में उतारू है, औरंगजेब को महान बताने पे उतारू है, तो मैं बता सकता हूं। और अरे जो दिल्ली में चांदनी चौक पे गुरुद्वारा किसके लिए, किसका शीश काटा गया था वहां पर? औरंगजेब वो था, औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के थाली में सजाकर अपने बाप शाहजहां को भेजा था, और शाहजहां को पानी तक दे दिया था, और शाहजहां ने बोला था तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को श्राद्धों में पानी का तर्पण कराते हैं। बात करते हैं आप जिससे आप शासक बोल रहे हैं। अरे उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलिए विषय ओके 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 राजकुमार नहीं, केवल इनके उस पर इतनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने गुरुओं को, मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा, आप क्यों टिप्पणी? मैं भी नहीं ले रहा, टिप्पणी क्यों? जो अपने गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं, ऐसे भी लोग नहीं भाई। सर मेरा सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं, हर बार हिंदू मुस्लिम करी जाती है। आपने बोला कि औरंगजेब चला गया, लेकिन हर मुस्लिम औरंगजेब के बच्चा नहीं है। तो सर क्या एक यही तरीका है क्या इलेक्शन जीतने का, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इस देश की जो वो है मजबूती, वो युवा है। अगर हम युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके बेसिकली ये औरंगजेब की बात चुनाव से पहले क्यों आ जाती है, मतलब धर्म की बात क्यों आ जाती है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। आप ये समझो कि ये सब बातें लेके कौन आता है। औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए।
इस देश में मुसलमान में ट्रिपल तलाक हमने जेडीयू खत्म किया। जेडीयू के एक एमएलसी ने भी औरंगजेब की तारीफ बिल्कुल, करी। उनको वापस लेना पड़ा अपनी बात, उनको अपनी बात वापस लेना पड़ा खालिद अनवर को, क्योंकि खालिद अनवर ने ऑब्जेक्शनेबल अपनी है। बात वापस ली है। वापस लिया खालिद अनवर। नहीं बोल रहे हैं आप ये बात। खालिद अनवर ने अबू वापस आदमी ने अबू आदमी ने वापस ली है। अबू आदमी ने वापस नहीं ली। अबू आदमी ने वापस ली है। अबू आदमी ने क्या लिखा, ट्वीट पढ़ देता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। पूछिए पाशा साहब से, उर्दू जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। औरंगजेब को उसने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? जो बहुत शीर्ष उच्च पदवी पर बैठा हुआ अल्लाह के बाद हो, रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब के अल्लाह के बाद का आदमी है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी ने ये ब्रज भूमि पे बयान दिया है, ये बड़ा बयान है और मथुरा पे विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। काशी के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। इसके क्या मायने हैं सीधे तौर पर डॉक्टर अजय आलोक? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जनता पर भी ध्यान दीजिए। वो कह रहे जनता पे भी ध्यान दीजिए। जनता ही चाहती मथुरा है, के अलावा जनता ही पर भी चाहती है ध्यान हरे दीजिए। कृष्ण हरे कृष्ण। औरंगजेब की 80 बात करते करोड़ उसी औरंगजेब ने मथुरा को भी तोड़ा था मंदिर। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बात जान जाइए, नहीं पर न्यायपूर्वक ढंग से उस मंदिर पर हमारा हक है, जो हमारा हक है योगी जी ने कहा है हम लेके रहेंगे। ओके, जवाब संबल की भी बात हो रही है, संबल में भी हक लेके रहेंगे। अब मथुरा की भी बारी है। अयोध्या में इनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मंदिर के नाम पर बड़े बड़े आर्थिक घोटाले किए हैं, जमीनों में बेईमानी की है, बाटी जी, गरीब अयोध्या में लोगों आपको को राम उजाड़ा मंदिर है। नहीं दिखता, घोटाले ही दिखते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल यही है मेरा। सवाल आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं दिखता, 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, आपको घोटाला दिख रहा है। मंदिर घोटाले के जवाब मंदिर दे की दिया। महाकुंभ में आपको लाशें दिख रही थी। आपको अयोध्या मंदिर के की लोगों छत ने टपकने लगी थोड़े दिन बाद ही। इलेक्शन में घोटाले राम के पथ जवाब आप ही कई के जगह सहयोगी से बोल फंस रहे हैं, गया। कई किसानों के साथ बेईमानी हुई, जांच चल रही है, जमीनें हड़प ली गई। इसी का परिणाम था कि अयोध्या की सीट हार गए। मिल्कीपुर कौन और जीता? अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या मिल्कीपुर के कौन बाद जीता? मथुरा की बारी है, तो मिल्कीपुर इसका में मतलब जमानत मथुरा जब में भी क्यों हुई? बेईमानी करेंगे। मिल्कीपुर कौन जीता ये सब बेईमानी देख रहे हैं, से, गलती बेईमानी से। अयोध्या हो गया, काम खत्म। नहीं मतलब आपकी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अयोध्या, काशी, मथुरा? विकास भी विकास विरासत भी, धर्म भी, संरक्षण भी, भारत का गौरवमयी अतीत भी और भारत की लंबी छलांग भी, ये हमारे सरकार का मकसद है, यही मोदी जी का मकसद है। ठीक है, जिसको जो लेना हो ले, लेकिन नौजवानों को भी तो दे नौकरी। ये पोप से पूछ के स्टेटमेंट देखिए, मिर्ची लगी। नहीं ये पोप से पूछ के नहीं, नौजवानों की जहाँ बात है इन्हें अरे हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? जहाँ देखिए भाई, इस तरह हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? ओके उनकी बारी है। हम तो सिर्फ नौजवानों को नौकरी देने के बाद कहने पीड़ा इनको शुरू हो गई। ये नौजवान महाकुंभ में अगर इतने लोग आए तो नौजवानों को भी नौकरी मिली ना। आप भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। अरे मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तब बीच सुनिए, आपने पूछा तो सुन लीजिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि नौजवान को नौकरी मिले, न किसान को कोई मदद मिले, न महिलाओं को कोई लाभ मिले, चाहे उन्हें कोई रोजगार और सुरक्षा मिले। तो इनकी बात कौन करेगा? पर अब 10 साल से रोजगार चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको फायदा तो पॉलिटिकल हो नहीं रहा ना। इसका मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ना। आप बताइए ना, अगर होता तो आप हरियाणा में हारते और महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल होता, दिल्ली में शून्य आता। पूछ लिया आपने जी। हम हक की बात कर रहे हैं, जिताना हराना जनता का अधिकार है, हमें वो भी स्वीकार है, वो भी हमें चंदन लगा के तो पॉलिटिकल पार्टी ना, एनजीओ तो नहीं है। नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बात करते हैं। मेरा सवाल एनडीए से है, अगर एनडीए इस बार जीती तो सरकार पटना से चलेगी या दिल्ली से चलेगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एनडीए जीती तो सरकार दिल्ली से या पटना से, ये पकड़ लिया आपको। अब बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब तक आपने क्या देखा? सरकार कहां से चल रही है? सरकार पटना से चलती है। नीतीश कुमार अरे जीती तो पूछ रहे, अब तक की नहीं, आगे की पूछ रहे हैं। आगे भी नीतीश कुमार इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनका एक अनुभव है, उनकी इज्जत सब कोई करते हैं। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में कई बार कई तरह की बात कही है, और उन सरकार हमेशा पटना से चली है। ये तो सरकार की बात करी, दिल्ली से या पटना से? पटना और दिल्ली के बीच में कोई दूरी नहीं है, पटना दिल्ली एक ही है। और पटना से ही सरकार चलते आई है, पटना से ही सरकार चलेगी। राज्य की सरकार है भाई, और मोदी जी के निर्देश, मोदी जी के संरक्षण में चलेगी। नेतृत्व मोदी जी के पास एनडीए का। दिक्कत क्या है? डबल इंजन की सरकार है, दौड़ेगी चलेगी। हमारे यहाँ देखो बच्ची, एक चीज समझो, हमारे यहाँ वो जो 10 जनपद वाली सरकार थी, सोनिया जी डोरी से चलाती थी मनमोहन जी को, वो वाली सरकार हम लोग
अखिलेश जी जवाब सरकार है, दोहरी वाली सरकार आप चलवाते थे, रिमोट जो कंट्रोल सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, देखिए आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोलने दीजिए आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों, शीशा मिलेगा, बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। बोले आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है, इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पर पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है, आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना, आप इन्हें अवसर सुंदर पिचाई आपकी वजह से। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करते थे कि लोन दे दो।